बच्चों आज हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ से संबंधित कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बड़े ही खूबसूरत से प्रश्न, ठीक है। आप सबको भी पॉज करके वो सारे प्रश्न साथ साथ में क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टू इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर ए एंड बी इज ऑफ सेम साइज। ठीक है, आपको दो स्फीयर दिए गए हैं, दो कॉपर स्फीयर दिए गए हैं, इज ऑफ सेम साइज। देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। ये आपकी जो डिस्टेंस है, सेम साइज है, आपको सेम कंसीडर करना है। इट इज ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। दिस इज A and this is B. Each sphere consists a charge of 100 microcoulomb. How much? 100 microcoulomb. Each sphere consists a charge of 100 microcoulomb. Then calculate electrostatic repulsion force between them. फिर से सुने। Two insulated charged copper sphere A and B, their center to center distance is 50 centimeter. Each sphere consists a charge of 100 microcoulomb. Then calculate electrostatic repulsion force between them. फिर से ध्यान दीजिए, देखो क्वेश्चन क्या है। A और B दो तांबे के विद्युत रोधी गोले हैं, समान आकार के गोले हैं, जिनकी केंद्र से केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक गोले पर 100 माइक्रोकूलम का आवेश है, तब इनके मध्य लगने वाला कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल कितना होगा। क्या पूछा है? कूलाम प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप सेम स्फीयर दिए गए हैं, आप Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। We know that 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा? 9 × 10⁹ Q1 100 माइक्रोकूलम। ओके, तो माइक्रोकूलम को हम कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6। Q2 also 100 माइक्रोकूलम, then 100 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर आपको R कितना है? 50, लेकिन R आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। और जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर में है, CGS में है, SI में सॉल्व करने के लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे हम देखें तो होगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 100 × 100 10⁻⁻12, और 50 को मैंने ऐसे लिखा 50 × 50 10⁻⁻4। ये बात समझ में आ गई? अब आप 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस 50 को भी इससे कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो ये रहा 10⁻⁸। ये बात समझ में आ गई? नाउ इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स आएगा F = 9 × 10⁹, 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 10⁻⁻8। ठीक है, अब आप जब -8 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 रह जाएगा यहाँ पे। देन फोर्स इज 36 × 10। ठीक है, 36 × 10, और आप कह सकते हैं 360 न्यूटन, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 10⁻² न्यूटन। तो बेटा ये इसका आंसर था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, इसमें मैं आपको, आप पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और जो फोर्स की वैल्यू आई है वो मैंने
यहाँ पे नोट कर ली, F इक्वल टू 360 न्यूटन, ठीक है, F इक्वल टू व्हाट 360 न्यूटन। अब बेटा हमने इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी, ध्यान से सुने। ऐसी कंडीशंस आपको कई बार क्वेश्चंस में दे सकते हैं कि इफ each charge is double, क्वेश्चन क्या है, if each charge is double and separation between them is half, then calculate force between them। क्या कहा है आपसे, if each charge is double, ये बी पार्ट है इसका, if each charge is double, each charge is double and separation between them is half, separation between them is half, between them is half, then force will be, then force will be। आपसे क्या पूछा है कि यदि if each charge is double, sorry charge is double, यदि प्रत्येक आवेश को कितना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक आवेश को दो गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तब बल का मान कितना होगा, ठीक है। इफ ईच चार्ज इज डबल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। अब दोनों चार्ज इक्वल हैं तो ईच चार्ज को डबल करना है, तो मैंने लिखा Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू 2Q, ठीक है। ईच चार्ज इज डबल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, हाफ कर दिया मतलब r डैश इक्वल टू क्या आ गया आपके पास r/2, तो सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, ईच चार्ज इज डबल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है। तो आपको फोर्स चाहिए, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F इज इक्वल टू या F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह जाएगा आपका क्या Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू 2Q1 इक्वल टू 2Q2, दोनों इक्वल होंगे ना, ठीक है। नाउ तो हमने लिखा Q1 डैश Q2 डैश r डैश स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, सो F डैश इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज Q1 डैश 2Q1 Q2 डैश 2Q2 कितना हुआ 2Q2 डिवाइडेड बाय r डैश हाउ मच r/2, r डैश कितना है r/2 इसका होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह होगा 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 4। इस 4 को मैं ऊपर लिखूंगा जब, देन फॉर्मूला बिकम्स F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 ऊपर गया तो 16 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, देन 16 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमने पहले इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट की थी बेटा, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर एंड दिस विल बी F, किसके इक्वल है ये F के इक्वल है, F डैश इक्वल टू 16F। मतलब आपसे क्या कहा जाए कि each charge is double and separation is half, then force becomes 16 times, how much 16 times। यदि प्रत्येक आवेश को दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान कितने गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 16 गुना। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा 16 इंटू F कितना है 360, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा F डैश इज इक्वल टू 0 6 और 48 9 आ जाएगा। 48 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 57, दिस इज न्यूटन। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 2 3 दैट इज 5.7 10 raised to the power 3 न्यूटन। ये कंडीशन हमने इसको सॉल्व कर ली, इसका बी पार्ट है। बात समझ में आ गई।
ये बेटा एनसीईआरटी में दिया गया न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद, इसी में मैंने एक और कंडीशन ऐड करी, ध्यान दें आप, ठीक है। एक और कंडीशन ऐड कर दी, क्या है कंडीशन कि इफ अ थर्ड अनचार्ज मेटल स्फीयर इज ऑफ सेम साइज, ठीक है, अ थर्ड मेटल अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज, फिर हमने लिखा अ थर्ड अनचार्ज metal sphere of same size, first touched with A and then touched with B, and finally removed, separation between them is same, ठीक है। then find force, ये आप ऐड कर लेना। क्या बताया आपको, a third metal uncharged sphere of same size first touched with A, then touched with B and finally removed, then find force। क्या कहा गया है, एक धातु का कोई तीसरा गोला जो इनके समान आकार का है, A और B से समान आकार का है, उसको पहले A से संपर्कित करवाया जाता है और उसके बाद B से संपर्कित करवाया जाता है एवं अंततः उसे हटा दिया जाता है, तब बल का मान बतलाइए। यदि दोनों गोलों के बीच की दूरी समान हो, समान का मतलब कितनी हो, 50 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बेटा प्रोसेस क्या हुई, अ थर्ड मेटल अनचार्ज स्फीयर, हमने इसको C कंसीडर किया, इसको पहले A से टच करवाया। जैसे आप टच करवाएंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, मेथड ऑफ चार्जिंग याद कीजिए, कौन सी प्रोसेस होगी, कंडक्शन। सो फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी विल नॉट बी सेम। क्या होगा, जैसे ही टच करवाएंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगी, चालन, जिसमें क्या होगा, विभव का प्रवाह, पोटेंशियल का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और कब तक, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अच्छा जी, आपने कहा समान ना हो जाए जब तक, तो हमने कहा कि जितना एक पर चार्ज होगा उतने किस पर होगा, C पर। तो QA इक्वल टू QC इज इक्वल टू QA डैश इक्वल टू QC डैश इक्वल टू QA प्लस QC अपॉन 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस पर कितना है, 100 माइक्रोकूलम। C अनचार्ज है और अनचार्ज है तो इसका मतलब अनावेशित है, तो आवेश कितना है इसका, 0। अनचार्ज है तो आवेश कितना, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 प्लस 0 तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100 बाय 2 मतलब 50 माइक्रोकूलम। हाउ मच, 50 माइक्रोकूलम, ये 50 माइक्रोकूलम आ गया। उसके बाद आपसे कहा है कि यहां से C को हमने हटा लिया, C को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, C को हटा दिया, एंड इट इज टच्ड विथ B, इसको B से टच करवाया, तो क्या होगा, यहां पे फिर से सेम प्रोसेस होगी, कौन सी, कंडक्शन। कौन सी प्रोसेस होगी, कंडक्शन, और इसमें चालन प्रक्रिया होगी। फिर से जो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अगेन फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी, हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। और जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो आप क्या लिखेंगे इसको, QB इक्वल टू QC डैश, क्योंकि ये QC डैश था तो QB QC डबल डैश इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, QB प्लस QC डैश अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर से। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, QB 100, QC कितना आया था, QC डैश 50,
डिवाइडेड बाय 2। 150 अपॉन 2 आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 75 माइक्रो कूलम। एंड फाइनली C इज रिमूव्ड। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, C को हटा दिया, रिमूव कर दिया C को। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फाइनली C इज रिमूव्ड, ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज सेम, 50 ही है। कितना है सेपरेशन, 50 ही है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि अब आप बतलाइए कि इनमें फोर्स कितना एक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाया हमने, F डैश डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डैश इंटू QB डैश अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बेटा। देन F डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 raised to the power 9। QA dash how much 50 माइक्रो कूलम, तो कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ये QA डैश आ गया। QB डैश कितना है आपका, QB डैश 75 माइक्रो कूलम। 75 into 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है आपके पास बेटा 50, तो 50 into 10 raised to the power -2 होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो 9 10 raised to the power 9 multiplied by 50 75 10 raised to the power -12 divided by 50 into 50 10 raised to the power कितना -4। ये बात समझ में आ गई। आप इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75 और 2 टाइम्स ये -4 से इसको कैंसिल किया तो ये -8 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसके बाद ये -8 से ये 9 कैंसिल की पावर तो 10 रह गया। नाउ F डबल डैश इज इक्वल टू 9 3 जा 27 270 अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई। डिवाइड लगाएं तो ये जाएगा 135, मतलब 135 न्यूटन। फोर्स बिकम हाउ मच 135 न्यूटन। तो बेटा इस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस देके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही अच्छा क्वेश्चन, इससे भी खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए और आपको साथ साथ में इन क्वेश्चंस को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाना है। आप सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको जेईई में और नीट में उतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है 100%, ठीक है। साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि आजकल सारे बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो रहा है, इसका काफी वेटेज हो गया न्यूमेरिकल्स का। ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass small m and charge q1, a particle of mass m and charge q1 is revolves around, is revolving around a fixed charge, revolving around a fixed charge minus q2 in circular orbit, calculate period of revolution, period of revolution of q1, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m एवं आवेश q1 है, वो एक स्थिर आवेश -q2 के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तब q1 का आवर्तकाल बतलाइए। फिर से सुनो, एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m एवं आवेश q1 है,
वो स्थिर आवेश माइनस Q2 के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गमन करता है, तब आपको क्या करना है, आपको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब घूर्णन का आवर्तकाल ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई बेटा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको। आपको ऐसे कहा है अ चार्ज Q1 एंड मास m इज रिवॉल्विंग, तो आपका ये एक फिक्स्ड चार्ज हो गया यहाँ पे माइनस Q2। इसके सर्कुलर ऑर्बिट में हमने रेडियस इसकी r कंसीडर की, सर्कुलर ऑर्बिट में अनदर चार्ज Q2 एंड मास m इज रिवॉल्विंग। ये क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, या डायग्राम भी कंसीडर कर लें इसमें न्यूमेरिकल में। तो आपको क्या करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये कैसे मोशन कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। वी कंसीडर दैट इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो वृत्ताकार गति कर रहा है। और जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको एक क्या करना है, फोर्स की आवश्यकता है। क्या है, एक फोर्स की आवश्यकता है सर्कुलर मोशन करने के लिए। क्या करना है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक फोर्स की आवश्यकता है। कौन सा फोर्स, सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वृत्ताकार गति कर रहा है और वृत्ताकार गति के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वो कौन सा बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहलाता है बेटा, अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, तो हमने बैलेंस कंडीशन में साम्य अवस्था में लिखा, इन बैलेंस कंडीशन क्या किया बेटा, बैलेंस कंडीशन में क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r इज द सेपरेशन रेडियस, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r इफ पार्टिकल रोटेट्स विद वेलोसिटी v। पार्टिकल रोटेट्स विद वेलोसिटी v। आपने इसको सॉल्व किया तो एक r से एक r कैंसिल हो गया। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये m को आपने नीचे लिखा तो mr, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। हम इसको अगर रूट से सॉल्व करें तो अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय mr। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन। बट we have to calculate period of revolution। हमको क्या करना है, घूर्णन का क्या ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। देन हमने एक रिलेशन पढ़ा था 11th में फॉर सर्कुलर मोशन, v इक्वल टू r ओमेगा। v इक्वल टू व्हाट, r ओमेगा। तो हमने इस v को क्या लिखा, r ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन mr। और ओमेगा को आप क्या कह सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाय टी फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन mr। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। हमको क्या ज्ञात करना है, गुणन का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखें, तो हमने लिखा t/2 पाई r इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr डिवाइडेड बाय Q1 Q2। आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आपका जो है वो क्या आएगा, t इक्वल टू 2 पाई r, t इक्वल टू 2 पाई r अंडर रूट हाउ मच, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr डिवाइडेड बाय Q1 Q2। दिस इज द आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। और कई तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अंदर ले जाएं तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके,
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, बात समझ में आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और देखिए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें, कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए आप ध्यान कीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ चार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज कैपिटल Q, अ चार्ज कैपिटल Q should be divided into two parts of Q1 and Q2, and both these charges are placed at distance r, both these charges are placed at distance capital R. If force between them is maximum, then find value of each charge. Find value of each charge. Find value of each charge. ठीक है, ये आपको दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? फिर से ध्यान दें। एक आवेश कैपिटल Q को दो भागों में Q1 एवं Q2 में विभाजित किया जाता है। क्या है? एक आवेश कैपिटल Q को दो भाग Q1 एवं Q2 में बांटा जाता है तथा उनको एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं। यदि उनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो तब प्रत्येक आवेश का मान बतलाइए। क्या कहा है? यदि उनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो तब प्रत्येक आवेश का मान बतलाइए। बात समझ में आई? ये हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं हम। हमने क्या कहा था? अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हमने ऐसा कंसीडर किया, लेट क्या या सपोज टू बी Q1 इज इक्वल टू स्मॉल q एंड Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इसके दो पार्ट कर दिए आपने। स्मॉल q को हमने इसके कैपिटल Q के दो पार्ट्स किए, एक को स्मॉल q कंसीडर किया और दूसरे को कैपिटल Q माइनस स्मॉल q कंसीडर किया। नाउ फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इनके बीच में बल ज्ञात करते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 स्मॉल q Q2 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, देन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बट वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम फोर्स। हमको क्या ज्ञात करना है? अधिकतम बल ज्ञात करना है। और अधिकतम बल ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन होती है कि डिफरेंशियल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस होती हैं। आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे मैथ्स में, या 11th में बेसिक्स में हम पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा को, तो आपने देखा होगा dF अपॉन dQ इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम। Then for maximum force, so dy dq of 1/4 pi epsilon naught into small q minus q square upon r square is equal to 0। आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में। Then
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये क्या है r स्क्वायर, ये क्या है कांस्टेंट है। तो आपका क्या होगा dy dq स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करके भेज दिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। नाउ फाइनली आपका क्या आएगा, ये टर्म 0 हो गया। देन dy dq ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q माइनस dy dq ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्मॉल q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैपिटल Q कांस्टेंट हो गया, स्मॉल q का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1। यहां q स्क्वायर है तो आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2q की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 पावर दैट इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल Q इक्वल टू 2q देन स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2, कैपिटल Q बाय 2, ठीक है। दैट इज सो हमने कैपिटल Q बाय 2 कैलकुलेट किया तो अब हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल q को हमने किसके इक्वल कंसीडर किया था, स्मॉल q को q1 को स्मॉल q, देन q1 इज इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू q बाय 2 फर्स्ट आंसर। एंड q2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, q2 इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, सो कैपिटल Q माइनस q बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो q2 इज इक्वल टू आल्सो q बाय 2। सो फोर्स टू बी मैक्सिमम बोथ चार्जेस आर इक्वली डिवाइडेड। जब फोर्स का मान अधिकतम है, बल का मान अधिकतम है, तब दोनों आवेशों को आधा आधा कर दिया जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है, हाफ डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है पहले जेई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सिमिलर charges, one is placed at moon and other is placed at earth, then to balance the gravitational force between them, find value of each charge, find value of each charge, ठीक है बेटा। आपको ये कैलकुलेट करना है। गिवन कंडीशन है इसमें आपको मास ऑफ अर्थ, जो मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 into 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.3 10⁻22 kg। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। हमें क्या करना है बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन, दो समान आवेश, एक को चंद्रमा पर एवं दूसरे को पृथ्वी पर रखा जाता है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित करने के लिए प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। आपको पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है और चंद्रमा का द्रव्यमान भी दिया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करना है तो हमने लिखा इन बैलेंस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में लिखा, इन बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। स्थिर वैद्युत बल क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन तो दोनों में सेम ही होगी ना,
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए बेटा सेपरेशन सेम है तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हमने लिखा 1/4 को 9 × 10 की पावर 9, Q1 को Q और Q2 को भी Q लिखा, इज इक्वल टू कैपिटल G कितना है 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है आपके पास 6 × 10⁻24। मास ऑफ मून कितना है 7.3 10⁻22। ये आपको क्या है वैल्यूज गिवन है। बात समझ में आ गई। हमने इसको सॉल्व किया, देन आपका ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स वैल्यू, दिस इज Q स्क्वायर, Q into Q square is equal to 6.67 into 2 multiplied by 7.3 multiplied by, देखिए बेटा 24, ये हमने कैंसिल किया -11 से, ये 22 कैंसिल किया तो 10⁻11 रह गया। आप इसको ऐड कर दें तो 10⁻35 डिवाइडेड बाय अपॉन में आएगा ये 3 × 10⁻9। कितना आएगा 3 × 10⁻9। आप इसको सिंपलीफाई करें देन इट इज 10⁻26। ठीक है बेटा। नाउ Q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा इस टाइप की जब वैल्यू आ जाए और आपको कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन हम नियर अबाउट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। कौन सी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, नियरली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे ये 6.67 है, ये 7 हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा 7.3, इसको भी हमने क्या 7 कंसीडर कर लिया, तो 7 7 जा 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3 into 10⁻26। आप इसको सॉल्व करें तो 18 1 8 और 1 9 by 3 10⁻26। देन आपकी Q की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ये डिवाइड किया आपने, कितना आया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 पॉइंट। ठीक है, अब 3 6 जा 18 10⁻26, ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो ई चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है 32, ये कितना है 32 है। 5 होता, अगर 25 होता तो 5 आ जाता, 36 होता तो 6 आ जाता, मतलब 5 और 6 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको एक नियर अबाउट आइडिया मिल गया आपके आंसर का। देन इट कम्स नियरली 5.4 into 10⁻13 कूलम। दिस इज द आंसर, नियरली 5.4 10⁻13 कूलम। 10⁻26 का रूट सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये काफी ठीक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मजा आ रहा है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ध्यान दीजिए। आप इसके अलावा भी किसी बुक को रेफर कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, कि इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस is increased by 10%, is increased by 10%, ठीक है, then force between them becomes क्या है, if separation between two charges is increased by 10%, then force between them becomes, ठीक है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10% बढ़ा दी जाए, कितना प्रतिशत 10% बढ़ा दी जाए तो उनके मध्य बल हो जाएगा। देखिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इंक्रीजेस बाय 10%, सेकंड है डिक्रीजेस बाय 10%, थर्ड है डिक्रीजेस बाय 20%,
नेक्स्ट है डिक्रीजेस बाय 21%। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है बेटा, कितने 4 ये ऑप्शन आपको पता है। हमको फोर्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस को 10% इंक्रीज कर रहे हैं, आपसे फोर्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हमने। देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के कैसे, दो आवेशों के बीच की दूरी के कैसे, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी 10% इंक्रीज कर रहे हैं ना आप डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको परसेंटेज की बात की जाए तो हम बेटा इनिशियल वैल्यू कितने लाते हैं, 100 लाते हैं। तो R1 कितना आया आपका 100। तो 100 का 10% कितना होगा, 10%, 10 होगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 110। अगर इनिशियली 100 डिस्टेंस थी तो बाद में कितनी हो गई 110। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, ठीक है, बल में प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, बल में प्रतिशत कमी। अब देखिए बेटा, जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये मैं एक यूनिक फॉर्मूला बताता हूं, इससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाइनल वैल्यू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इनटू 100। ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। जब भी आपको 6-7% से ज्यादा वैल्यू दी जाए परसेंटेज में तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। एक एरर वाला मेथड पढ़ा था आपने जिसमें पावर को आगे ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। उसमें पावर वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है इसमें, क्योंकि जब ज्यादा परसेंटेज में चेंज होता है तो उसको हम एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, उससे एरर आएगा सॉल्व करने में। तो आपने R2 की वैल्यू क्या लिखी 110, इसका स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर इनटू 100। ये बात समझ में आ गई। आपको ये स्क्वायर सॉल्व करना है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, डिक्रीज इन फोर्स, बल में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 110 का स्क्वायर करेंगे तो 12100, ठीक है, 12100 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा आपका 10000 डिवाइडेड बाय, यहां भी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10000 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दें एक बार, 12100 माइनस 10000 डिवाइडेड बाय 10000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दो जीरो से आपके ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2100, ठीक है। कितनी आएगी 2100 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट, देन 21%। तो डिक्रीज इन फोर्स कितना होगा आपका 21%। करेक्ट आंसर इज 21%। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कूलॉम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर्स लॉ इन कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम के नियम में वेक्टर संबंध या सदिश संबंध, ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।